तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रियंका गांधी का राजधानी लखनऊ में मेगा मंथन खत्म हो चुका है। प्रियंका लगातार पार्टी के जोन पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अपने आवास पर पहुंची हैं। प्रियंका गांधी लगातार आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई हैं और पार्टी की तैयारियों को धार देने की कोशिश भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सिर्फ विपक्षी पार्टियों से ही लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके ऊपर वजूद का खतरा भी मंडरा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस अब यूपी में अपनी राजनीतिक विरासत सहेजने की फिक्र में नजर आती है। यही वजह है कि करीबन साल भर बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 सितंबर यानी कि कल रायबरेली का रुख करेंगे। 2 दिवसीय दौरा होगा। इस दौरान रायबरेली अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र का न सिर्फ भ्रमण करने वाली हैं, बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी की नब्ज भी टटोलेंगी। प्रयागराज के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झलवा में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की आधारशिला रखी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने प्रयागराज के उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय विधि शिक्षा का केंद्र बनेगा। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 297 करोड़ की लागत से प्रयागराज में बनाए जाने वाले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल संभावित विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय अभियान के जवाब में जन मन विजय अभियान चलाने की घोषणा कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए हर बूथ पर यूथ का ऐलान किया है। जन मन विजय अभियान का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जन मन विजय अभियान। 2022 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी और सपा के सिद्धांतों को कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश की जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी तो शुरू से ही चुनावी मोड में है और साथ ही साथ सभी दलों ने पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही दल बदल और चुनावी समीकरणों को साधने की कवायद तेज है। किसी दल के लिए कोई अभिशाप है तो किसी के लिए पनौती। कोई उसे टिकट देने को कतरा रहा है तो कोई उसे ही अपने सियासी वोट बैंक का खजाना समझ रहा है। कौन है वो, ये खास रिपोर्ट देखिए। मायावती का किनारा ओवैसी ने दुलारा, खत्म हुआ मायावती का मुख्तार मोह। मायावती का वार बेटिकट मुक्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासी दलों की पैंतरेबाजी जारी, क्योंकि जिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से मायावती ने किनारा किया है, उसी मुख्तार को अब ओवैसी ने दुलारा है। 2017 में जिस मुख्तार अंसारी की आंखों में बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी पार्टी का भविष्य दिख रहा था, आज उसी मुख्तार के चेहरे में उन्हें माफिया नजर आता है, बाहुबली नजर आता है। तो 4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि मायावती अब कहती हैं कि बीएसपी अब किसी बाहुबली को चुनाव नहीं लड़ाएगी और बीएसपी इस बार मुख्तार को मऊ सीट से टिकट भी नहीं देगी। दरअसल मायावती के इस किरदार के पीछे आयोजित किए जा रहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की राजनीति है, जिसके जरिए बीएसपी लगातार ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीएसपी मुख्तार को पार्टी से निकालकर खुद को चंदन की लकड़ी की तरह शुद्ध बताना चाहती है। लेकिन यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 400 में से 150 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केस थे, जबकि 400 में से 123 ऐसे उतारे गए थे जिन पर हत्या की कोशिश, हमला, महिलाओं पर अत्याचार जैसे गैर जमानती अपराध के मामले चल रहे थे। मुख्तार अंसारी की पहचान सिर्फ अपराधी के तौर पर नहीं है, बल्कि हमेशा उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान पार्टियों के लिए मुस्लिम वोटों की बैसाखी भी बनकर रही है।
यही वजह है कि मुख्तार के लिए ओवैसी का प्रेम परवान चढ़ रहा है कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। अतीक अहमद को पहले ही अपनी पार्टी में शामिल कर चुके ओवैसी अब मुख्तार पर भी डोरे डाल रहे हैं। डोरा इसलिए क्योंकि मुख्तारवादी और अतीकवादी राजनीति के सहारे प्रदेश की 19% मुस्लिम वोटों को अपनी ओर किया जा सके। इसीलिए मायावती की पार्टी जब मुख्तार को टाटा करती है तो तुरंत ही ओवैसी की पार्टी निमंत्रण का संदेशा भेजती है। अपराधियों को टिकट दिए बिना चुनाव तो कोई दल नहीं लड़ता, तो फिर मुख्तार अंसारी से पल्ला झाड़ने की मुख्य वजह क्या है? दरअसल मुख्तार का परिवार पहले ही अखिलेश यादव से हाथ मिला चुका है, लिहाजा हाथी से उतर चुके मुख्तार एंड फैमिली को बाहर करने का संदेश देकर मायावती ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करने के लिए एक सख्त कार्रवाई करने का संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ रामनगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को सरयू नदी में जल समाधि लेने जा रहे हैं। उसके साथ ही परमहंस ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि मोदी सच्चे देशभक्त हैं, जो चाय बेचकर गरीब परिवार से होते हुए आज पीएम पद तक का उन्होंने सफर तय किया है। मोदी जी के कारण ही फिर एक बार राम राज्य का माहौल बन गया है। गुरु परमहंस आचार्य, जैसा कि मैंने घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा, और जिसको लेकर के देश के कोने कोने से सभी देश प्रेमी हमारे समर्थन में जुटना शुरू हो गए हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा गाजियाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन पर कहा कि बीजेपी कोई भी काम चुनावी उद्देश्य से नहीं करती है। हम दूसरे दलों की तरह नहीं हैं। कोरोना आए तो घर में बैठ गए, हमने जनता की सेवा की। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के इस्तीफा देने पर कहा, रूपाणी गुजरात के कर्मठ और योग्य शासक रहे हैं और ये कोई इस्तीफे की बात नहीं है, ये दायित्वों का परिवर्तन है। जनता पार्टी कोई भी काम चुनावी दृष्टि से नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एक विंग ही प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है और उस प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करते आए। अभी हमारा युवा मोर्चे के कार्यक्रम हुए थे, महिला मोर्चे के कार्यक्रम हुए थे, किसान मोर्चे के कार्यक्रम हुए थे, अब हमारा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का चल रहा है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी सतत काम करती रहती है, दूसरे दलों की तरह नहीं है कि कोरोना आया तो घर में बैठ जाओ और कोरोना कम हो जाए तो बाहर निकल के तो सरकार ने काम नहीं किया। ठीक है, सियासत अपनी जगह है और बयान अपनी जगह, लेकिन दिनेश शर्मा को कोई ये बात समझाए कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई शासक नहीं होता, प्रतिनिधि होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की 3rd वेव को लेकर जहां केंद्र और राज्य सरकार तेजी से वैक्सीनेशन और कोरोना जांच पर जोर दे रही है, तो वहीं कोरोना से लड़ाई के नाम पर भारी धनराशि खर्च का दावा किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू में ही ये दावा हवाई साबित हो रहा है। देखिए। यूपी में लगातार सरकार कोरोना नियंत्रण और टीकाकरण व टेस्टिंग को लेकर कई दावे कर रही है। प्रदेश में सरकार के ये दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही हवाई साबित हो रहे हैं। वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बकाया राशि न जमा होने की वजह से RT-PCR जांच बंद कर दी गई है। लगातार पैसे की कमी के चलते पिछले 2 सालों में करीब 55 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। बता दें कि बीएचयू में सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि आसपास के 8 से अधिक जिलों के लोग इलाज के लिए आते थे। वहीं कई लोग कोरोना जांच के लिए बीएचयू में भी आते हैं, पर अब भुगतान न होने की वजह से सभी को बिना जांच करवाए घर वापस लौटना पड़ रहा है। सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता ने बताया कि पिछले 2 सालों में 45 करोड़
खर्च हुए थे, जिसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही मिले हैं। वहीं इस साल 15 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसी कारण से रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले वेंडर्स का भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग के पास मीगर थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें कि गवर्नमेंट की ओर से 5 करोड़ रुपए आए। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक हम लोग की सूचना के अनुसार 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पेमेंट बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है और वेंडर्स जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनका हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि फंड्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो जैसे ही हमारे पास फंड्स आएंगे हम ये अपनी प्रक्रिया दोबारा चालू कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने अपनी व्यवस्था में कुछ रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा दिए हैं कि जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनका तो हम RT-PCR कर पा रहे हैं। के गुप्ता ने बताया कि पहले रोजाना 12,000 कोरोना जांच दोनों लैब में की जाती थी, लेकिन अब 50% से भी नीचे कर दी गई है। जैसे ही फंड मिल जाएगा वो दोनों लैबों में पहले की ही तरह काम करने लगेंगे। अभी IMS BHU में माइक्रोबायोलॉजी और VRDL लैब में RT-PCR मशीन लगाई गई है। फिलहाल वहां पर कोरोना की जांच की जा रही है। डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ के छावनी क्षेत्र के एक परिसर आवास में कथक नृत्य और सांस्कृतिक मंत्रालय के रुक्मिणी वल्लभ राधा कृष्ण के प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बता दें कि भारत सरकार की मदद से कल्चरल क्वेस्ट संस्था की ओर से नृत्यांगना सुरभि सिंह के निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि पतिव्रत धर्म रुक्मिणी के नाम श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं लिया जाता, इस कार्यक्रम से इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की गई है। सारथी तो कभी प्रेमी बना, कभी गुरुधर, ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका या मथुरा नित्य लागई रात, पाई न रुक्मिणी सा वैभव संपदा कुटुंब रागई रात। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए बातचीत भी करी है। मुख्यमंत्री धामी से वार्ता के बाद चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति ने 30 अक्टूबर तक के लिए चारधामों में किए जा रहे धरना प्रदर्शन और आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड के चारधाम देश दुनिया के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। सरकार का काम मंदिरों में अवस्थापना विकास को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है कि चारधाम से जुड़े लोगों के हक हकूक को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित में जो होगा वो कार्य किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 30 अक्टूबर तक सरकार चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई न कोई अहम फैसला जरूर लेने का काम करेगी। आज बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही ऊर्जावान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके अंदर मुझे लगा पूरी ऊर्जा से भरे हुए आज उन्होंने हमको आमंत्रित किया था और हम सब लोग उनके पास गए। माननीय भट्ट जी किशोर भाई के बड़ा सानिध्य हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग उनको मिले माननीय मुख्यमंत्री जी को, चारों धाम के लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये बात रखी है कि जो हाई पावर कमेटी बना रखी है उसमें आपके लोगों 8 लोगों को आए, मेंबर बने, और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे, और हमने भी उनको आश्वासन दे दिया कि उसी समय हमने बता दिया कि हम चारों धाम में अपनी जो धरना प्रदर्शन है, जो भी हमारा आंदोलन है, उसको मुस्तकत करते हैं और 30 तारीख तक, नवंबर तक, अक्टूबर 30 अक्टूबर तक जो है वो हम उसको स्थगित रखेंगे और मुझे लगता है तब तक सोल्यूशन निकल जाएगा। नहीं, हमने हमसे कहा है कि कमेटी हमने उनकी बातों को सुनने के लिए ही बनाई है और ध्यानी जी उनकी बात सुनेंगे, उन्हीं के समाज के बीच में से आते हैं, उन्हीं के बीच में उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया है। तो ये अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उस पर निर्णय लेना है। आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है, हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा भी चले, उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो
याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लैरिटी आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास। रुद्रप्रयाग जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग दहशत में हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर राजमार्गों पर देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे का सिरोबगढ़ में बीती रात को भूस्खलन होने से राजमार्ग पर भारी मलबा आ गया, जिसकी चपेट में कई वाहन भी आकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ हाईवे पर अभी भी कुछ देर पहले चट्टान टूटने से राजमार्ग बंद हो गया था, जिस कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर ऑल वेदर का काम शुरू हुआ है, तब से राजमार्ग पर पहाड़ियां कमजोर हो गई हैं और बारिश होने पर पहाड़ियों से भूस्खलन होने लगा है। मूसलाधार बारिश के कारण गाद गदेरे उफान पर आ जाते हैं, जिस कारण पानी का संकट भी गहराने लगा है। नगर क्षेत्र में 3 दिनों से पेयजल आपूर्ति भी ठप पड़ी हुई है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत जनता टीवी की उम्मीद है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।